देखो यार, आज के टाइम में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है भैया। इंस्टाग्राम रील्स की बात कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स की बात कर रहे हो, नहीं, हम बात कर रहे हैं बच्चों के बीच में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है भाई, अलग ही ट्रेंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे को देखना, वो पूरी साल नहीं पढ़ते हैं। जब फाइनल पेपर नजदीक आता है ना, तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, वन शॉट वीडियो देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। उसमें होता क्या है, अगर पेपर इजी बना तो ठीक ठाक नंबर ले आते हैं, और अगर पेपर टफ बना तो वो एवरेज या फिर फेल हो जाते हैं, है ना। मतलब पूरी तरह से वो पेपर किस्मत के भरोसे दे रहे हैं, मेहनत के भरोसे नहीं, है ना। तो किस्मत जो होता है ना, वो बड़ी कुत्ती चीज है, कभी लग गई, कभी नहीं भी लगी। लेकिन मेहनत जो होता है ना, उसमें सक्सेस होने की जो चांसेस होती है वो 99.9% होता है। और केवल हम क्लास 10th के रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं भाई, है ना, कि अगर कोई बच्चा जो है वो क्लास 10th में कम मेहनत किया तो 10th का रिजल्ट खराब हो गया, नहीं। अगर कोई बच्चा कम मेहनत करता है ना, तो वो लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मिस कर देता है सक्सेस पाने का, और वो है मेहनत। जिस बच्चे को मेहनत करने की आदत नहीं लगी है ना, तो वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं पा सकता यार। तो अगर आपको पूरी साल टाइम मिला है, एक, अभी जो मंथ चल रहा है वो है अप्रैल, और आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 15 फेब 2026 से स्टार्ट होगा। हम बात कर रहे हैं सेशन 2025 टू 2026 की, और उन बच्चों की जो इस साल क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, है ना। तो उन बच्चों की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको इतना टाइम मिला है तो इस टाइम को अच्छे से यूज करो भाई। क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मानकर चलता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा इस बात को मानकर चलता हूँ कि बच्चा अगर एक दिन मेहनत करता है ना, तो वो टॉपर नहीं बनता। लेकिन अगर वो बच्चा पूरी साल मेहनत करता है ना, तो एक दिन टॉपर जरूर बनता है, ठीक है। तो आपको लाइफ में पूरी साल मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो पूरी साल, क्लास 10th में टॉप करते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार हम इस जगह पे अच्छा कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे भी जो भी एग्जाम देंगे या करियर में जो भी करेंगे उसमें भी बेहतर कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, और लाइफ में वो कॉन्फिडेंस बिल्ट होना बहुत जरूरी है ना। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th, मतलब क्लास 10th की शुरुआत कैसे करें, है ना। रोड मैप, मतलब क्या ऐसा रोड मैप है यार, कौन सा ऐसा रोड मैप फॉलो करें, ठीक है, जिससे हम क्लास 10th में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 कर सकें, और ओवरऑल परसेंट अपना 95% प्लस ले जा सकें। और यहाँ पे हम रिवील कर रहे हैं आपको टॉपर सीक्रेट्स, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें ना, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके लाखों बच्चे पढ़ाए हैं मैंने यार, है ना। और उसमें कई हजार बच्चों ने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 किया है। तो वो जो एक्सपीरियंस है उन बच्चों को जो ऑब्जर्व करा है ना मैंने, तो वो ऑब्जर्व करके मुझे पता चला है कि यार ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको बाकी बच्चों से अलग बनाती है। और ये मत सोचना कि आप मेहनत नहीं कर रहे तो कोई मेहनत नहीं कर रहा। आपका क्लास का बच्चा ही आपका कंपटीशन है, आपके स्कूल में जो क्लास 10th के बच्चे ही वो हैं, वही आपके एक्चुअल कंपटीशन है, नहीं ब्रो। सीबीएसई में इस साल जो एग्जाम दिए थे ना क्लास 10th का, वो लगभग 16 लाख समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है, अप्रोक्स 16 lakhs। और इंडिया में लगभग मान के चलो 70 to 75 प्लस बोर्ड हैं, और अगर सबको मिला लो तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ बच्चे अप्रोक्स 10वीं का एग्जाम देते हैं मेरे भाई। वो सारे के सारे बच्चे आपके कॉम्पिटेटर हैं, और केवल वही नहीं, आपसे जो 2 साल पहले या 1 साल पहले 10th पास आउट किया, या फिर आपसे 2 साल बाद जो 10th पास आउट करेंगे, है ना, वो सारे के सारे बच्चे आपके कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। तो आप, लाइफ में सिंपल फंड है, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोई ना कोई मेहनत कर रहा होगा, और जो मेहनत करेगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो मेहनत करने की आदत डालो, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आपको नहीं करना, डोंट डू दिस मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि ये गलती नहीं करोगे तभी आप क्लास 10th में अच्छा फोड़ सकते हो, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक है 9th वर्सेस 10th। तो जब बच्चा 9th में होता है ना, ठीक है, तो 9th में जब होता है तो वो लोगों से सुनता है कि 9वीं जो है ना वो टफ है कंपेयर टू 10वीं। अगर कोई ये कहता है ना कि 9th जो है वो टफ है ना, हार्ड है, तो समझ लेना वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक।
नहीं कर रहा भाई इसके अलावा कुछ। भैया क्यों? मतलब 9th हार्ड नहीं है? देखो, मैं कहूँ ना, अगर आपने मेहनत करी है 9th में अच्छे से, तो अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो वो ईज़ी है, नहीं पढ़ा है तो हार्ड है। अगर मैं कहूँ 2 + 3 = 2, तो आपको पता है 2 + 3 = 5 होता है, तो वो आपके लिए ईज़ी है, जिसको नहीं पता उसके लिए टफ है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता है ईज़ी और टफ, फिर भी अगर हम मानकर चलें, अगर मानकर चले 9th और 10th को अगर कंपेयर करें, तो मैं कहता हूँ कि 9th जो होता है ना, वो एक ऐसा साल होता है जिसमें हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। 8वीं तक आप पढ़ने में कैसे थे, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके करियर में ये जो 4 साल होते हैं ना, 9 से लेके 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं, इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम होता है। इसको अगर आपने बेहतर कर लिया ना, तो आप अपने आने वाले 60 से 70 साल की ज़िंदगी को सँवार सकते हो, ठीक है? क्योंकि जब 9th में आप बेसिक अच्छा करते हो, तो आप 10th में जाके अच्छा परफॉर्म करते हो। 10th में जब कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिलता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो माँ-बाप को आपके ऊपर जगह, अगर आप 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट लाए, तो माँ-बाप का, आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर विश्वास बढ़ता है। आपका आप अच्छा परफॉर्म किए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप 11th-12th में जो भी स्ट्रीम लेते हो, उसमें अच्छी मेहनत करते हो और 12th में अच्छा फोड़ते हो। उसके बाद 12th के बाद कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेता अब। आपको 12th के साथ-साथ आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। 12th में आप भले ही 99.9% ले आओ ब्रो, फिर भी कोई कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं देगा, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं देगा। उसके लिए आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा और वो एग्ज़ाम तभी निकाल पाओगे जब आपका चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी अच्छी हो, है ना? तो जो 9th होता है ना, वो बेसिक सीखने का टाइम होता है, ठीक है? मैं कहूँ तो 9th हार्ड नहीं होता, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीखो, ऑब्जर्व करो, चीज़ों को ध्यान रखो और 10th 10th भी वो साल मान लो कि एक फाउंडेशन वाला साल होता है, 9th भी और 10th भी। लेकिन 9th में जब बेसिक अच्छी होती है, तो 10th में आप उस पे और बेहतर तरीके से कमांड कर सकते हो क्योंकि 9th जो होता है, उसी से कोरिलेट करता है 10th। बहुत सारे चैप्टर 9th का 10th से कोरिलेट करेंगे। जैसे 9th में चैप्टर 1 का नाम है नंबर सिस्टम, क्लास 10th में चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर, है ना? मतलब नंबर के बारे में ही पढ़ना है। क्लास 9th में चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल, तो क्लास 10th में चैप्टर 2 का भी नाम है पॉलिनोमियल। तो जो 9th का पॉलिनोमियल उससे एक्सटेंडेड करके हमें पढ़ना है। मेरी बात समझ में आई? और 10th में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी आते हैं जो मैथमेटिक्स में पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके पहले आप कभी नहीं पढ़े होते हैं, है ना? जैसे क्लास 10th में चैप्टर 8 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th में पहली बार इंट्रो हुआ है, ठीक है? तो और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही मजेदार चैप्टर है, लेकिन अगर बच्चा अच्छे से आप पढ़े तो उसको बहुत टिपिकल लगता है। बात समझ में आए? तो अगर कहा जाए कि 9th और 10th में इजी कौन है, तो हम कहेंगे भैया 9th जो है वो कंपेयर टू 10th इजी है। 9th जो है उसमें आप अपने बेसिक को अच्छा करते हैं, ठीक है? लेकिन 10th में जो बेसिक आपने 9th में सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं और 10th में कुछ ऐसे नए चैप्टर्स हैं वो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप कैसे कह सकते हो कि 9th जो है वो 10th के कंपेयर में आसान है? तो पहली बात फिर से क्लियर कर दूं कि अगर किसी बच्चे के दिमाग में डाउट है कि किसी ने ऐसा गलत विचार, गलत फहमी उसके अंदर भर रखा है कि 9th टफ है, 10th इजी है, नहीं। दोनों के अपने-अपने अस्तित्व हैं, अपनी-अपनी वैल्यू है, अपनी-अपनी रेपुटेशन है। 9th की अपनी रेपुटेशन अलग है, 10th की अपनी रेपुटेशन अलग है। 9th का काम है बेसिक इंप्रूव करना और 10th का काम है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक? उसको एक्सटेंडेड करके नॉलेज को इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है? और दूसरा 9th में हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो कहीं न कहीं पहले हमने सुना हुआ है सारे सारे चैप्टर का नाम, लेकिन 10th में जितने चैप्टर पढ़ने हैं, उनमें से कुछ चैप्टर नए पढ़ने हैं जो 10वीं में पहली बार आएँगे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 10th हमारा जो है वो 9th के कंपेयर में ईज़ी है ना? तो हमेशा ध्यान रखना इसका अपना अस्तित्व है, अलग ही रेपुटेशन है ना? और 9th के कंपेयर में 10th, ठीक है? इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फिलहाल आपको ये बातें समझ में आ गई? अब अगला क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम है आपके पास? मतलब कि भैया हमारा बोर्ड एग्जाम जो है वो 15 फ़ैब 2026 को है ना? इसी के आसपास से स्टार्ट है।
कैसे पता आपको? क्योंकि सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में बता रखा है 15/5 के आसपास से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कितना टाइम है हमारे पास? तो भैया इसके हिसाब से तो बहुत टाइम है। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है ना, अगस्त है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और कुछ आ, फेब का टाइम है ना, कुछ ऐसा है। इतना सारा टाइम, 1 महीना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भैया 11 महीने हैं हमारे पास लगभग, मतलब 10.5 से 11 महीने, बहुत टाइम है भैया। नहीं, टाइम नहीं है ब्रो, बताता हूँ। अब क्या है कि सितंबर में आपका SA1 का एग्जाम होता है, ये तो सबको पता है। तो SA1 में टोटल हाफ सिलेबस आते हैं, पूरी बुक में जो भी चैप्टर होंगे उनमें आधा आधा आएगा, हाफ, ठीक है, हाफ सिलेबस, इतना ही से समझ लेना, ठीक है। हाफ सिलेबस आते हैं। तो ये हाफ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 महीना चाहिए। तो आप जुलाई लगाओगे और क्या लगाओगे, अगस्त, सिलेबस खींचोगे, तब जाके सितंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसके पहले पहले प्रिपरेशन हो पाएगा और आप एग्जाम दे पाओगे। अक्टूबर आपको चलो 1 महीना रिलैक्स मिला, नवंबर में आप फाइल बनाओगे, ठीक है। दिसंबर में आप प्री बोर्ड दोगे, जनवरी में आपका वाइवा है, फरवरी में आपका बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट है। तो ये बताओ, जुलाई से लेकर के ये वाला जो पूरा शेड्यूल है, इसमें कहाँ टाइम मिला आपको, किधर टाइम मिला? आपके पास अल्टीमेटम यही 3 महीना टाइम है, अप्रैल मई और जून, ठीक है। और यही 3 महीना ऐसा है जहां पे आप अपने बेसिक को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, है ना। अगर आप पढ़ने में वीक हो, उस पार्ट पे ध्यान दे करके उसको बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई टाइम नहीं है। अब बच्चा क्या करता है, इस पीरियड में गर्मी छुट्टी बिताने चला जाता है। अरे भैया, छुट्टी बिताने के लिए बहुत टाइम है। जब 10वीं का एग्जाम दे दोगे ना, 10th का, है ना, खत्म हो जाएगा मार्च के आसपास, मिड मार्च तक। तो उसके बाद आपको मिड मार्च से लेकर के जो 11th स्टार्ट होता है उसके बीच में अच्छा खासा गैप मिलेगा। आप एक काम करना, उसके बीच में 1 महीने पर्सनल छुट्टी लेकर के उसको एंजॉय कर लेना, मामा मौसी ताऊ ताई फूफा फूफी, जिसके घर घूमना है, जहां जाना है वहां घूम लो। लेकिन 10th में अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो ये 3 महीना बर्बाद मत करना, इस 3 महीने का अच्छे से यूज करना ताकि बेसिक बेहतर हो सके। फिलहाल समझ में आ गया कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मोटा मोटी यही 3 महीना है सीखने के लिए, ठीक है। अगला आता है, टॉपर्स बनने के लिए क्या करें, क्या करें ऐसा टॉपर्स बनने के लिए। तो सबसे पहले डेवलप योर पर्सनालिटी लाइक अ टॉपर। अपनी पर्सनालिटी टॉपर जैसा डेवलप करो, मतलब ये है कि थोड़ी कॉपी किताब की शक्लें सुधारो, है ना। कभी भी देखना, जो पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा होता है, टॉपर्स टाइप का बच्चा होता है, वो अपनी कॉपी किताब की बहुत केयर करता है, ठीक है। तो आप अपने सबसे पहले कॉपी किताब को सही करो, ठीक है। बुक्स के ऊपर कवर लगाओ, कॉपी जो है वो बैग में रखने पर मुड़ मार जाता है, उसको सही से उसके चारों तरफ टेपिंग करो ताकि वो मुड़े ना। आप एक एक सिंगल पेन यूज किया करो, और पतली नीब बॉल, जो पतली नीब वाली बॉल पेन आती है ना, उसको यूज किया करो, और वही पेन पूरी साल यूज करो, क्योंकि जब आप पेन बदलते हो तो आपकी राइटिंग बदलती है ना। तो इस चीज को ध्यान रखा करो। ये छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, जो आप अपने अंदर करोगे तभी एक बड़ा चेंजेस दिखेगा, है ना। तो ये करो। उसके अलावा आप, अगर आप एक टॉपर जैसा, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हो, तो उस पर्सनालिटी में 2 4 चीजें और इंक्लूड करो। क्या? कि भैया, पहले ये डिसाइड कर लो कि हमें क्लास 10th में कितने नंबर चाहिए, ठीक है, क्या कितने मार्क्स चाहिए, क्या करना है ना। जो अगला सेकंड पॉइंट से रिलेट है, कहने का मतलब है कि सेकंड पॉइंट है सेट योर गोल। मतलब क्लास 10th में आप अपना गोल सेट कर लो, कितने मार्क्स चाहिए। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, हाँ जी, चाहिए, ठीक। दूसरा, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में ही नहीं, अगर ओवरऑल 95% प्लस रिजल्ट चाहिए तो हाँ जी। अब इससे क्या होगा, हर सिलेबस में टारगेट सेट कर दो कि इस सब्जेक्ट में, सिलेबस का कहने का मतलब सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में अपना टारगेट सेट कर दो कि मुझे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, साइंस में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, एसएसटी में 100 चाहिए, इंग्लिश में 100 में से 90 प्लस 95 प्लस चाहिए, हिंदी में 100 में से 95 प्लस चाहिए। ऐसा जब टारगेट सेट कर दोगे ना,
तो आप उस चीज के लिए पढ़ पाओगे। जैसे अगर आप, नॉर्मल सी बात है, आपको जैसे स्कूल की छुट्टी है, आपको नहीं पता आज क्या करना है, तो उस दिन देखना आपका टाइम ऐसे गुजर जाएगा कुछ भी बेले काम में, उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा। लेकिन जिस दिन आपकी स्कूल की छुट्टी है और आपने डिसाइड करा है कि यार आज हम जाएंगे लाल किला घूमने, और आपने पहले क्या करा, लाल किला घूमने के लिए प्लान बनाया, फिर उस दिन जिस दिन छुट्टी था उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप घर से निकले, लाल किला पहुंचे, वहां घूमे, फिर वापस आए। तो सिंपल सी बात है, आप पहले क्या किए, प्लान तो प्रिपेयर किया ना। वैसे ही हर सब्जेक्ट के लिए आप पहले नंबर डिसाइड कर लो कितना चाहिए, ओवरऑल कितना परसेंट चाहिए, एक प्लान बना लो, सॉरी टारगेट बना लो, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान बना लो। ठीक है, जैसे आपने टारगेट बनाया हमें लाल किला जाना है। अब लाल किला कैसे जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, ठीक है, कैब से जाएंगे, किसी से तो जाएंगे। ठीक है, वो आप फिर उसके हिसाब से डिसाइड करो किससे जाएंगे, कितना टाइम वहां गुजारना है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करते हो। तो सेम, आप पहले अपना टारगेट डिसाइड करो, उसके हिसाब से फिर प्लानिंग करो। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा, हमेशा टॉपर्स की एक अच्छी बात ये होती है, बी रेगुलर इन क्लास, वो हमेशा अपनी क्लास में रेगुलर रहते हैं। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भैया स्कूल का तो सबको पता है इंडिया में स्कूल कैसे चलता है। हम बात कर रहे हैं कि अगर वो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, या फिर अगर ऑफलाइन के जगह ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए। फिर भी मैं आपको कहूंगा, ऑफलाइन इज मोर बेटर देन ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में जब आप जाते हो, तो टीचर जब आपको पढ़ाता है, तो वो आपकी कॉपी चेक करता है, वो आपको आपकी गलतियां बताता है, बेटा यहाँ पे ये गलती है, इसको सुधार। ऑनलाइन में कैसे बताएगा? ठीक है, आप ऑनलाइन में डाउट कैसे पूछोगे? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ऑफलाइन इज मोर बेटर देन ऑनलाइन। फिर भी अगर किसी बच्चे को, ठीक है, बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इशू है, बहुत अलग अलग टाइप के इश्यूज हो सकते हैं सबके साथ, है ना, किसी किसी के साथ। तो वो उस इश्यूज के हिसाब से अगर उनको लगता है कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, तो फिर ऑनलाइन पे मेहनत करो, थोड़ा ध्यान दो। लेकिन ये कोशिश करना कि आपके घर में जो बड़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको आप अपने नोट्स, अपनी कॉपियां दिखाते रहना, और उनको बोलना कि मुझे बीच बीच में गाइड करते रहो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना क्लास में क्या रहना है, रेगुलर, कभी क्लास मिस नहीं करना। ठीक है, दूसरा, सेल्फ स्टडी एट होम, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको घर पे पढ़ो, आप टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टाइम टेबल बना लो, आप ये टाइम फिक्स कर लो कि हमें इस दिन, अगर आज मैथ की क्लास है तो आज मैथ 2 घंटे पढ़ेंगे, आज साइंस की क्लास है तो आज साइंस 2 घंटे पढ़ेंगे। मतलब ये है कि आप रोज का कम से कम टाइम टेबल बना लो, 4 से 5 घंटे का, आप मोटा मोटी 4 घंटे का समझो। ठीक है, अगर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप मैथ्स पढ़ते हो, देखो टॉपर बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, तरीके से मेहनत करनी होती है ना। अब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्या पढ़ते हो, मैथ्स, है ना। तो आपको करना क्या है कि 2 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना है। ठीक, अगर आप कोचिंग में MWF में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैथ्स पढ़ते हो, तो उसी दिन 2 घंटे क्या पढ़ना है, मैथ्स। ठीक, 1 घंटा आपको रोज SST पढ़ना है, और 1 घंटा, ठीक है, इस दिन इंग्लिश पढ़ना है। अगले दिन जब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आप अगर साइंस पढ़ते हो, तो आपको 2 घंटा, ठीक है, साइंस पढ़ना है। ठीक, 1 घंटा SST पढ़ना है, और 1 घंटा इस दिन हिंदी पढ़ना है, या फिर इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है आपके पास वो पढ़ना है ना। और इससे सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होता रहेगा। ठीक है, ऐसे आपकी कहानी चलती रहेगी। और हाँ, अगर आप मंडे को मैथ्स पढ़े, सोचो मंडे को आपने क्या पढ़ा, मंडे को आपने मैथ्स पढ़ा कितने घंटे, ठीक है, 2 घंटे। ठीक, ये 2 घंटा। ठीक, अब अगले दिन जब आप पढ़ोगे वेडनेसडे को मैथ्स, ठीक है, तो वेडनेसडे को जब मैथ्स पढ़ोगे तो आधा घंटा, हाफ आवर्स, सबसे पहले जो भी इस दिन पढ़े थे मंडे वाले दिन वो रिवीजन करोगे। क्या करोगे, रिवीजन। ठीक है, फिर जो 1.5 आवर्स बचा उसमें आगे की पढ़ाई करोगे। बात समझ में आ गया। और अगर फिर फ्राइडे आया, तो फ्राइडे वाले दिन आप मंडे और वेडनेसडे में जो पढ़ाई करा, पहले हाफ आवर्स उसको रिवीजन करोगे, फिर हाफ
1.5 आवर्स आगे पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो सोचो अगर मान के चलो आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो और चैप्टर 1 की 7 क्लासेस चली, तो आप क्या किए, 7 बार रिवीजन चैप्टर 1 मार चुके हो, 7 बार पढ़ते पढ़ते, तो वो जाकर के आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, और जब सेट हो जाएगा ना तो उस चीज को निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे पढ़ाई करते हैं मेरे भाई। उसके अलावा पीरियोडिक एग्जाम्स, जैसे चैप्टर खत्म होते हैं तो टेस्ट देने की आदत डालो, उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अभी भी आपका वीक रह गया है। ठीक है, फिर आप क्या करो, जैसे टेस्ट देते हो, अब जब आपको पता चल जाता है ये टॉपिक वीक है, तो उस टॉपिक पे थोड़ा टाइम दे करके मेहनत करके उसको खत्म कर दो, उसको स्ट्रांग बना लो, है ना। तो टेस्ट देने से आपको आप खुद का एनालाइज कर पाते हो कि आप कैसे हो पढ़ने में, कितना और मेहनत करने की जरूरत है ना। आगे, नेवर फॉरगेट दैट, कभी भी ये ना भूलें, क्या नहीं भूलें, यू आर रिपीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू हैव नॉट, सॉरी, यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट। मतलब क्या कह रहा है वो सुनो भैया, तुम क्लास 10वीं में, क्लास 10th में पहली बार हो, ऐसा तो नहीं है ना तुम पंचवर्षीय योजना कर रहे हो, है, चुनाव तो नहीं लड़ रहे हो ना। ठीक, तो क्लास 10th में पहली बार हो, तो क्लास 10th में जब पहली बार हो तो आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वही लिखा हुआ, सो नेवर एक्सपेरिमेंट विथ विदाउट एक्सपीरियंस, सो नेवर एक्सपेरिमेंट विदाउट एक्सपीरियंस, है ना। तो आप क्लास 10th में पहली बार हो तो बिना एक्सपीरियंस का कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। ठीक है, अपना दिमाग ना चलाए, आप अपने लाइफ का एक कृष्ण ढूंढे। ठीक है, अगर महाभारत युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, तो वहां पे दो ग्रुप के बीच में युद्ध हुआ था, पांडवों और कौरवों के बीच में। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, है ना, बहुत बड़ी सेना थी। पांडवों की सेना कौरवों के कंपेयर में छोटी थी, लेकिन फिर भी पांडव जीत गए। पता है क्यों, क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे, और जैसे जैसे कृष्ण उनको गाइड करते गए, पांडव वैसे वैसे करते गए और लाइफ में सक्सेस हो गए। तो सिंपल सी लॉजिक है, अपने लाइफ का कृष्ण ढूंढो, और जो आपके लाइफ का कृष्ण है ना, अगर वो आपको जैसे गाइड कर रहा, आंख बंद करके वैसे ही फॉलो करते जाओ, आप लाइफ में सक्सेस पालोगे। ठीक है, कृष्ण ढूंढने के चक्कर में मामा शकुनी मत ढूंढ लेना, नहीं तो दुर्योधन वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, हाँ, आप चैनल पे नए हो तो भैया यहाँ तक वीडियो देखे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको समय समय पे गाइड करते रहते हैं क्लास 10th के लिए, और क्लास 10th के लिए ही नहीं, आप सोच रहे 11 12 के लिए भी आपको गाइड करें, है ना। साथ में आप अपना प्यार बनाए रखो, तो जितना आप प्यार बनाओगे उतनी जल्दी जल्दी हम वीडियो बनाएंगे। और बहुत सारे चैप्टर्स मैंने क्लास 10th का पढ़ा रखा है, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर लेना। और अभी बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, है ना, समय समय पे। ठीक है, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना यार, कमेंट करके बताना कि क्लास 10th में अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो, ऑलवेज रिमेम्बर, टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर। एक बार जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता मेरे भाई। एज टाइम पासेज योर एक्सपीरियंस इंक्रीजेस, समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। मतलब आप इतने तेज नहीं हो जो फाइनल एग्जाम में करते हो ना, कि वन शॉट वीडियो देखकर एक दिन में वन शॉट देखा और अगले दिन पेपर लिख कर आ गया। अगर आप इतने ही तेज हो तो गवर्नमेंट तो बेवकूफ है, जो एक दिन पूरी साल लगाती है 10वीं में। उसको करना क्या चाहिए, जब बच्चा इतना तेज है कि एक दिन में पढ़ करके 10th का एग्जाम पास आउट कर सकता है, तो एक दिन में 10th, एक दिन में 11th, एक दिन में 12th, पूरे चोचलेबाजी ही खत्म साला 3 दिन में, है ना, टेंशन ही खत्म। अगर आपको गवर्नमेंट एक साल दे रही है तो उसका रीजन है भाई, गवर्नमेंट चाहती है कि आपके अंदर वो मेच्योरिटी बढ़े, और वो मेच्योरिटी एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे वो डेवलप होता है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो वो समय के हिसाब से डेवलप होता है। तो क्लास 10th में अगर कोई टॉपिक लगे कि मेरे को ये कम समझ आ रहा है, या फिर ये इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो करो, समय के अनुसार वो टॉपिक धीरे धीरे जब आप मेहनत करते रहोगे उस पर, तो वो आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, अब आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट, नेवर प्लान योर अपकमिंग टाइम शेड्यूल, है ना। कभी भी आप प्लान मत करो, ठीक है, मतलब टाइम टेबल मत बनाओ, केवल ये बना के रखो कि यार मुझे 4 घंटे रोज पढ़ने हैं, जैसे मैंने पहले समझाया। ये मत डिसाइड करो कि इसी टाइम पढ़ना है, क्यों, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रखो, कभी स्कूल जाना पड़ेगा,
कभी किसी दिन छुट्टी होगा तो उस टाइम अपना टाइम पीरियड किसी और समय रख लेना पढ़ने का, है ना? तो खेलना भी तो ज़रूरी है, ज़िंदगी में मज़े भी तो लेना ज़रूरी है यार, है ना? तो अगर आप स्कूल जा रहे हो सुबह 9 बजे, आप शाम को आ रहे हो 3 बजे, शाम को अपना स्कूल के टाइम सेल्फ स्टडी का टाइम बना रखे हो शाम को और क्या कहते हैं थोड़ा-सा जो नाइट वाला टाइम होता है उस टाइम को, ठीक? लेकिन जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी यही टाइम रखोगे, तो खेलोगे कब? उस दिन अपना टाइम फ्लक्चुएट तो करना पड़ेगा ना, तो वो भी ज़रूरी है यार और लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है, वो इंसान देखो आप देखो यार लाइफ़ में ना बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है यार, बहुत प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ यार कृष्ण के लाइफ़ से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में नहीं है। कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, आपकी जन्म तो जेल में नहीं हुआ था ना। लेकिन कृष्ण ने ज़िंदगी में कभी भी 3 चीज़ें नहीं छोड़ी। क्या? हँसना, नाचना और गाना। और जिस इंसान को ये 3 चीज़ें आज के टाइम में आता है, हँसना, नाचना और गाना, वो ज़िंदगी में खुश रहेगा। ठीक है? रिज़ल्ट तो बात की है, ठीक? रिज़ल्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा वो छोड़ो, ठीक है? लेकिन ये तेज़ चीज़ें लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है, ये आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन वगैरह से बचा के रखती है। आप लाइफ़ में स्ट्रेस फ्री फ़ील करते हो आप, बड़े इन मस्ती में ज़िंदगी जीते हो, है ना? वो मस्ती होना चाहिए, है ना? अगला most important key to success always remember a cool mind helps in quick grasping and long recall ability आप जब शांत रहते हो कूल रहते हो तो चीजों को आप जल्दी से ग्रैब कर सकते हो है ना और तुरंत रिकॉल कर सकते हो कभी देखना कि दिमाग पजल है कोई क्वेश्चन लेके बैठे हो तो वो बन नहीं रहा और बनेगा भी नहीं है ना लेकिन कभी क्या होता है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दिए अगले दिन देखते हो दिमाग बड़ा शांत है चिल्ड है कूल है और बनाते हो तो तुरंत बन जाता है तो इस साला इतना छोटा क्वेश्चन पिछले दिन लेकर 2 घंटा बना फिर भी नहीं बना आज 2 मिनट में बन गया उसका रीजन है कि कुल माइंड जो होता है ना उसमें आप अपने दिमाग को ज्यादा चला पाते हो, है ना? ये छोटी-छोटी बातें हैं मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना और कूल माइंड कैसे अचीव होता है? आपको एक्सरसाइज़ करना चाहिए, है ना? कंसंट्रेशन एक्सरसाइज़ मतलब मेडिटेशन या फिर फिजिकल एक्सरसाइज़। कम से कम आधे घंटे तो आपको ये काम करना ही करना चाहिए रोज़, है ना? इस बात को ध्यान रखना और बस हो गया खत्म मेरे भाई। तो जो मेरे को बताना था क्लास 10th में क्या ध्यान रख के किन चीज़ों पे फ़ोकस करके पढ़ाई करना है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, बेहतर करोगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, ओके, बाय।